नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल A to Z स्टडी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा कक्षा 6 हिंदी में पाठ नंबर 5 अक्षरों का महत्व। और इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने अब तक इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले तो आप लोग इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप लोगों ने अब तक मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके आप लोग उसको भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि मेरे यूट्यूब चैनल पर जितने भी वीडियोज़ आते हैं उनका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगा। और मेरे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का नाम सेम है। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि ये जो किताब अभी आप लोग पढ़ रहे हो ये किसकी बनी है? अक्षरों की बनी हुई है। साथ ही में जो अलग अलग पुस्तकें हैं जैसे कि हिंदी हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, संस्कृत हो गई, ये सब किसकी बनी है? ये सभी भी हमारे अक्षरों की बनी हुई हैं। तो हमारी तरह तरह की पुस्तकें मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं और वो अलग अलग प्रकार के अक्षरों से मिलकर बनी हुई हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सबके मूल में है अक्षर। देखिए, इसमें ये कह रहा है कि भाई दुनिया के अंदर अब तक करोड़ों किताबें छप चुकी हैं और रोज़ की अगर हम बात करें तो रोज़ भी हज़ारों किताबें छपती रहती हैं। साथ ही में कई सारे अलग अलग भाषा में कई सारे अखबार भी छपा करते हैं। अब ये जो सारे अखबार हैं, किताबें हैं, ये किस में छपेंगी? अक्षरों में ही तो छपेंगी। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि भाई इन सभी के मूल में क्या है? इन सभी के मूल में हमारे अक्षर हैं। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। अब इसमें ये कह रहा है कि हम इस बात की इमेजिनेशन मतलब हम इस बात की बिल्कुल भी कल्पना ही नहीं कर सकते हैं कि अगर मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान नहीं होता तो पता नहीं आज हमारी दुनिया कहाँ पर होती और हमारी दुनिया का हाल क्या होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। अच्छा, कोई कह सकता है मतलब ये है कि कई लोग ये कह सकते हैं कि हम मतलब व्यक्ति यानी कि मनुष्य को अक्षरों का ज्ञान बहुत पहले से मतलब बहुत ही पहले का समय जब हमारे पूर्वज भी मतलब नहीं हुआ करते थे तब से हमको अक्षरों का ज्ञान है और ये ज्ञान हमें ईश्वर ने यानी कि भगवान ने दिया है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है। जो पुराने ज़माने के लोग हैं वो यही सोचा करते थे कि भाई ये जो अक्षर हैं इनकी खोज करने वाला ईश्वर यानी कि भगवान है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। लेकिन आज हमको ये पता चल चुका है कि भाई अक्षर की खोज करने वाला कोई भगवान या कोई ईश्वर नहीं था बल्कि आदमी यानी कि मनुष्य ही था। अब तो हम यह भी जानते हैं कि इन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। अब देखिए, हम ये भी जानते हैं कि भाई किस देश में अक्षरों की खोज कब हुई है। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। अब इसमें ये कह रहा है कि भाई हमारी ये जो धरती है मतलब जिस प्यारी पृथ्वी पे हम लोग रह रहे हैं इसका जन्म लगभग 5 अरब साल पहले हुआ था। मतलब हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है और 2 से 3 अरब साल तक तो पृथ्वी पे कोई जीवन ही नहीं था। पृथ्वी जो है एक लाल आग का गोले की तरह रहा करती थी। अच्छा, अब इसके बाद में ये कह रहा है उसके बाद में फिर हमारे क्या हुए, कई सारे मतलब जानवरों का जन्म हुआ, कई सारी वनस्पतियों का जन्म हुआ और लगभग यही कोई 5 लाख साल पहले अब पृथ्वी में इंसान का जन्म हुआ और धीरे धीरे इंसानों का क्या हुआ उसके बाद में विकास हुआ है। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा। वह पत्थरों
को औजारों पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था, फिर उसने तांबा और कांस्य के भी औजार बनाए। अब ये कह रहे हैं कि यही कोई करीब 10,000 साल पहले इंसानों ने खेती करना सीखा। खेती आप लोग जानते हो, जो कि खेत में बहुत सारे, एक जगह पे बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं, उसको हम खेती कहते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि भाई यही कोई लगभग 10,000 साल पहले इंसान ने खेती करना सीखा। अब जब खेती करना सीखा है तो इंसान ने धीरे धीरे और भी चीज़ें सीखी हैं, जैसे कि पत्थरों से हथियार या फिर औजार कैसे बनाते हैं। अब इसके बाद में इंसान ने और चीज़ें सीखी और फिर इंसान ने सीखा कि भाई धातु से, यानी कि तांबे से और कांस्य से औजार कैसे बनाए जाते हैं। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए थे। देखिए, इसमें प्रागैतिहासिक मानव की बात कर रहे हैं, ये हम उन लोगों को कहते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं है। मतलब यह है कि जिनके बारे में हमें कहीं पे लिखित में साक्ष्य नहीं मिले हैं, हम इन लोगों को प्रागैतिहासिक मानव कहते हैं। अब इसमें ये कह रहा है जो इस टाइम के लोग हुआ करते थे, ये चित्रों के जरिए अपनी भावनाओं को, यानी कि अपने भावों को व्यक्त किया करते थे, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमी आदि के चित्र। और ये अपने भावों को प्रकट करने के लिए अलग अलग चित्र बनाते। जैसे कि मान लीजिए कहीं पर शिकार हो रहा है, तो शिकार के लिए वो लोग इस प्रकार के कुछ चित्र बनाया करते थे, ऐसे करके इंसान बनाते थे वो लोग, इस तरीके से, और हाथ में ये भाला हो गया लंबा सा, और ऐसे पैर, और जानवर भी, मतलब कि ये लोग इस तरीके से बना दिया करते थे, ऐसे करके। ये आगे इसका मुंह हो गया, आंखें, सींग, इस तरीके से कुछ इस प्रकार की हमको तस्वीरें देखने को मिलती हैं पुरानी गुफाओं के ऊपर। ठीक है, तो पहले के टाइम पे जो इंसान है वो इसी प्रकार से, मतलब चित्रों के जरिए अपने हाव भाव को प्रकट किया करता था। इन चित्र संकेत के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। अब ये कह रहा है कि भाई इन चित्रों के बाद में हमारे जो भाव संकेत यानी कि जो इशारे हैं, इशारों से बनाए जाने वाले जो चित्र हैं वो संकेत में आए। जैसे कि एक छोटे वृत्त के चाहू और किरणों की धाकत रेखा खींचने पर, खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता है। अच्छा, इसमें ये कह रहा है कि भाई मान लीजिए ये मैंने एक वृत्त गोल बना दिया, अब मैं अगर इसके चारों तरफ ऐसे रेखा खींच देता हूं तो इसका मतलब क्या होगा कि ये क्या हो गया, एक सूरज, यानी कि सूर्य हो गया है। जैसे एक, अच्छा तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बाद में यही चित्र ताप और धूप का द्योतक बने। अब ये कह रहा है कि बाद में ये जो चित्र थे ये ताप और, मतलब तापमान और धूप बताने का भी हमारा क्या बना, एक सिंबल, यानी कि एक निशान बना। इस तरीके से अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। इस तरीके से कई सारे भाव संकेत क्या हुए, अस्तित्व में आए हैं। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की, और इसके बाद काफ़ी समय बाद, मतलब ऐसे ही चलता रहा, और फिर धीरे धीरे मनुष्य ने शब्दों की खोज करी। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। अब ये कह रहा है कि जो अक्षर हैं उनकी जो खोज है यही कोई तकरीबन 6,000 साल पहले शुरू हुई थी। केवल 6,000 साल, मात्र 6,000 साल हुए हैं अक्षरों को आए हुए। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। अब ये कह रहे हैं कि भाई जो अक्षर हैं उनकी खोज के साथ में नए युग की शुरुआत हो गई। कैसे हो गई? अब देखिए, अक्षरों की मदद से इंसान कई सारी चीज़ों को लिख सकता था। साथ ही में कोई उसने काम किया उसका ब्यौरा बना सकता था, और साथ ही में उसकी जो जानकारी है उसको वो लिख कर अपने आने वाले वंशजों को भी दे सकता था। कुल मिला के ये कहा जाए कि भाई चित्रों के मुकाबले अक्षरों को लिखना ज़्यादा आसान होता है। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा। मतलब ये कि भाई अक्षरों के आने के बाद में इंसान अपने विचारों को और उसका जो भी हिसाब किताब है उसको लिख के रखने लग गया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा, और तभी से हम मानव को सभ्य यानी कि कल्चर्ड कहते हैं। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया है तब से इतिहास आरंभ हुआ, और बेटा जब से इंसान ने लिखना सीखा है तभी से हमारा जो इतिहास है वो हमारा शुरू हुआ है। क्योंकि इतिहास यानी कि हमारी हिस्ट्री क्या होती है? इतिहास यानी कि हिस्ट्री हमारा एक ऐसा रिकॉर्ड होता है जो कि हमें अतीत में क्या हुआ है उसके बारे में बताता है। और अतीत में क्या हुआ ये हम कैसे जानेंगे? ये हम तभी जानेंगे जब हमें अतीत में लिखे हुए कुछ ऐसे अभिलेख या कुछ ऐसे हमको सबूत मिले हैं जो कि हमें अतीत में किसी एक घटना या फिर किसी एक मुद्दे या किसी एक चीज़ के बारे में बताएं।
किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। अब इसमें ये कह रहा है किसी भी देश का इतिहास जो है वो तब से शुरू होता है जब से हमें उस देश में लिखे हुए साक्ष्य मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए। अब इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि भाई इतिहास को जो शुरू हुए समय हुआ है वो हमारा यही कोई तकरीबन 6000 साल है। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी कि इतिहास के पहले का काल कहते थे। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को ना जान पाते। अब इससे हम ये चीज़ देखते हैं, मतलब ये चीज़ हमको समझ में आती है कि अगर इंसान अक्षरों की खोज नहीं करता तो हमको आज हमारे इतिहास के बारे में यानी कि हमारे पूर्वजों के अतीत के बारे में कुछ भी नहीं पता होता। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा इत्यादि। मतलब ये है कि अगर इतिहास नहीं होता तो हमको नहीं पता चलता कि भाई इससे कुछ मतलब जो जिस समय हम लोग रह रहे हैं उससे पहले के समय में इंसान कैसे रहा करता था, कैसे काम किया करता था, या फिर कौन कौन राजा थे, हमें ये सब भी नहीं पता चल पाता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अब इसमें एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो अक्षरों की खोज है ये मनुष्य जाति की सबसे बड़ी एक खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई अक्षरों की जब से खोज हुई है उसके बाद ही से जो मनुष्य है, जो इंसान है, उसने अपने विचारों को लिखना शुरू कर दिया। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अब देखिए, अगर आप अपने विचारों को लिख कर कहीं पे रख रहे हो तो अब उसके मतलब आपके आने के बाद में जो आपके वंशज हैं वो हो सकता है आपके लिखे हुए को देखें और आपके विचारों से वो प्रभावित हों। तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि अक्षरों की सहायता से जो जानकारी है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जाने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 साल में मानव जाति का तेज से विकास हुआ है। अब इसमें कह रहा है कि अक्षरों की खोज के बाद से जो मानव जाति है उसका बड़ी तेज़ी से विकास हो रहा है। यह महत्व है अक्षरों की ओर अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अब ये कह रहे हैं कि ये इम्पोर्टेंस है, मतलब यह महत्व है, किसका महत्व? अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। तो पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई लिपि किसको कहते हैं। देखिए, किसी भी भाषा को जो लिखने का ढंग, जो लिखने का तरीका होता है उसको हम लिपि कहते हैं। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। इसीलिए हम सबको अक्षरों की जो कहानी है कि भाई अक्षर कैसे अस्तित्व में आए ये हमको पता होना चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बनाए गए, किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी। और इसमें ये कह रहे हैं कि मतलब जिन अक्षरों को हम लोग आज पढ़ रहे हैं वे अक्षर कब बने हैं, किसने बनाए हैं और किस मतलब प्रकार बनाए गए हैं, ये सब जानना भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। इस पाठ के लेखक हैं गुणाकर मूले। अब चलिए हम लोग इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, पाठ में ऐसा क्यों कहा गया है कि अक्षरों के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई? तो इसमें ये कह रहा है कि ये बताओ भाई कि चैप्टर के अंदर ऐसा क्यों बोला गया है कि अक्षरों के खोज के साथ में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। तो इसका उत्तर होगा आदमी के लिखने आरंभ करने का इतिहास। अच्छा, एक सेकंड, आदमी के लिखने के साथ यहाँ पे होना चाहिए, आप लोग यहाँ पे के साथ लिख दीजिएगा, ठीक है। के साथ, आदमी के लिखने के साथ इतिहास, ये पूरा काट दो, इतिहास का आरंभ हुआ, ठीक है। ये यहाँ पे गलत टाइप हो गया थोड़ा सा, यहाँ होना चाहिए था आदमी के लिखने के साथ इतिहास का आरंभ हुआ और एक पीढ़ी के विचार दूसरी पीढ़ी तक पहुँचने लगे। इसी के साथ विकास गति तेज हुई। इस प्रकार एक नए युग की शुरुआत हुई। तो ये होगा इसका पहले वाले का आंसर। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, आप लोग उसकी करेक्शन को सही कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न है, अक्षरों की खोज का सिलसिला कब और कैसे शुरू हुआ? पाठ पढ़कर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, पहले व्यक्ति चित्रों के द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था, आगे चल के यही अक्षरों में बदल गए। अक्षरों की खोज का सिलसिला लगभग 6000 साल पहले शुरू हुआ। तो ये हो गया दूसरे वाले का उत्तर।
तो अब तीसरा वाले का उत्तर भी देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न है, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए किन किन माध्यमों का सहारा लेता था? तो इसका उत्तर होगा, अक्षरों के ज्ञान से पहले मनुष्य अपनी बात को दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाने के लिए चित्रों का प्रयोग करता था। ये हो गया हमारे तीसरे वाले का आंसर। अब चलिए हम लोग अपने अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो कि है हमारा निबंध से आगे। तो इसमें सबसे पहला है, अक्षरों के महत्व की तरह ध्वनि के महत्व के बारे में जितना जानते हो लिखो। मतलब ये कह रहे हैं जिस प्रकार से अक्षर हमारे लिए जरूरी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसी जो ध्वनियाँ होती हैं वो भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। उनके बारे में आपको जो ज्ञान है वो लिखने को कह रहे हैं यहाँ पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, अक्षरों की तरह ध्वनियाँ भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। ध्वनियों का प्रयोग भी हम अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए करते हैं। दूसरा है, मौखिक भाषा का जीवन में क्या महत्व है? इस पर शिक्षक के साथ कक्षा में बातचीत करो। मतलब जो मौखिक भाषा यानी कि जो मुंह से बोली जा रही भाषा है, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है? तो भाई मुंह से जो बोली जा रही भाषा है इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। जैसे कि अभी मैं आपको मुंह से बोल के पढ़ा रहा हूँ, साथ ही में आप लोग स्कूल में जाके पढ़ते हो तो मुँह से बोल के अध्यापक आपको पढ़ाता है, साथ ही में आपको अपने विचार व्यक्त करने होते हैं तो भी आप मुँह से बोल के यानी कि मौखिक भाषा का प्रयोग करके ही अपने विचारों को व्यक्त करते हो। तो हमारी जो मौखिक भाषा है वो हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, हर वैज्ञानिक खोज के साथ किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम जुड़ा है, लेकिन अक्षरों के साथ ऐसा नहीं, क्यों? पता करो और शीर्षक को बताओ। इसमें यह कह रहा है कि कोई भी वैज्ञानिक खोज होती है तो उसमें किसी न किसी वैज्ञानिक का नाम होता है, लेकिन अक्षरों की खोज के साथ में किसी भी वैज्ञानिक या किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं है। ऐसा क्यों है, बताइए। तो इसका उत्तर होगा, यह मानव जाति की सम्मिलित प्रयास का फल है। मतलब ये जो अक्षर हैं ये असल में किसी एक व्यक्ति की नहीं खोज है, बल्कि पूरी जो मानव जाति है उनके साथ में जो प्रयास थे उनका ये फल है। इसके कारण इसको किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया, अतः इसके साथ किसी वैज्ञानिक का नाम नहीं जोड़ा पाया। इसमें यही है कि भाई इसकी खोज करने वाला यानी अक्षरों की खोज करने वाला कोई एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि मनुष्य ने एक तरीके से कह सकते हो कि साथ में इस चीज़ की खोज करी है। इसीलिए अक्षरों की खोज के साथ में किसी का भी नाम नहीं जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न है, एक भाषा को कई लिपियों में लिखा जा सकता है, उसी तरह कई भाषाओं को एक ही लिपि में लिखा जा सकता है। इसमें ये कह रहा है कि भाई एक भाषा को कई लिपि में लिख सकते हैं और हमारी कई तरीके की भाषा को एक भी लिपि के अंदर अगर आप चाहो तो कई सारी लिपियों में भी भाषा को लिख सकते हो और एक ही लिपि के अंदर भी आप उसको लिख सकते हो। अब नीचे ही हमारे कुछ ऐसे उदाहरण दिए हुए हैं। इसमें देखिए एक ही हमारा जो वाक्य है उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो पहले तो पढ़ लेते हैं क्या है। तो वाक्य हमारा, क्या शानदार दिन है। पंजाबी में भी यही लिखा है, उड़िया में भी यही लिखा है, तेलुगु में भी यही है, उर्दू, बंगला और तमिल इन सभी भाषाओं में क्या है, यही लिखा है, क्या शानदार दिन है। ठीक, इन्हें ध्यान से देखो और इनमें दिए गए वर्णों की मदद से कोई नए शब्द बनाने की कोशिश करो। अब ये कह रहा है कि भाई इन सभी वाक्यों को आपको ध्यान से देखना है और फिर इनमें मौजूद जो वर्ण हैं उनकी सहायता से कोई नया शब्द बनाने की कोशिश करो। तो कोशिश करिएगा, शायद बन जाए। अगला है अनुमान और कल्पना। पुराने ज़माने में लोग यह क्यों सोचते थे कि अक्षर और भाषा की खोज ईश्वर ने की है? अनुमान लगाओ और बताओ। तो इसका उत्तर होगा, पुराने ज़माने में लोग भगवान को बहुत मानते थे और उनकी नज़र में सब कुछ भगवान का ही दिया है, और हो सकता है कि इसीलिए वे सोचते थे कि अक्षरों और भाषा की खोज ईश्वर ने ही की हो। तो ये हो गया इस वाले का आंसर। दूसरा है, अक्षरों के महत्व के साथ ही मनुष्य के जीवन में गीत, नृत्य, खेल का भी महत्व है। कक्षा में समूह में बातचीत करके इनके महत्व के बारे में जानकारी इकट्ठी करो और कक्षा में प्रस्तुत करो। इसमें ये कह रहा है जैसे अक्षर हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं, वैसे ही हमारे लिए जो गीत हो गए, नृत्य यानी कि नाच हो गए, जो खेल हैं, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब आपको अपने स्कूल में यानी कि अपने क्लास में ऐसे ग्रुप यानी कि अलग अलग समूह बनाने होंगे और फिर आपको इसी टॉपिक पर यानी कि इसी विषय पर चर्चा करनी होगी एक तरीके से। अगला प्रश्न है, क्या होता अगर।
तो इसमें ये कह रहा है कि भाई आपको रीज़न लिखना है क्या होता अगर हमारे पास अक्षर ना होते और क्या होता अगर भाषा ना होती। तो ये है इन दोनों का आंसर। तो पहले का है कि अगर हमारे पास अक्षर ना होते तो हम अपने ज्ञान और विचारों को दूसरी पीढ़ी तक नहीं पहुंचा पाते और मानव का विकास कभी नहीं होता। तीसरा है भाषा न होती तो हम अपने विचारों को व्यक्त कर ही नहीं पाते और मानव का विकास कभी नहीं होता। ठीक है, तो ये हो गया इन दोनों के आंसर। अब इसके बाद में अगला है भाषा की बात। अनादिकाल में रेखांकित शब्द का अर्थ है जिसकी कोई शुरुआत या आदि ना हो। देखो यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है अनादिकाल। अनादिकाल में ये जो शब्द है अनादि, इसका मतलब होता है जिसकी कोई शुरुआत ना हो। यह शब्द मूल शब्द के शुरू में कुछ जोड़ने से बना है। और ये जो शब्द है ये मूल शब्द जिसका नाम है नादि, उसके शुरुआत में आदि, उसके शुरुआत में कुछ जोड़ने से बना है। क्या जोड़ा है हमने? अन जोड़ा है। तो आदि में अन जोड़ने से क्या हो जाता है? ये अनादि हो जाता है हमारा। तो मूल शब्द के शुरुआत में कुछ जोड़ने से हमारा ये अनादि शब्द बना है। और ऐसे शब्दों को बेटा हम लोग उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग यानी कि ऐसे शब्द जिनके शुरुआत में कुछ जोड़ने से वो अलग शब्द बन जाए। अच्छा, इन उपसर्गों को अलग करके मूल शब्दों को लिखकर उनका अर्थ समझाओ। इसमें क्या है कि भाई आपको क्या करना है, ये जो हमारे दिए हुए हैं शब्द, इनमें से आपको मूल शब्द को अलग करना है। जैसे कि पहला है असफल। तो देखिए असफल में से आ हटा दो, सफल हो जाएगा। अनिश्चित में से आप आ हटा दो, निश्चित हो जाएगा। ठीक है। और हमारा अपरिचित में से आप आ हटा दो, परिचित हो जाएगा। अदृश्य में से आ हटा दो, दृश्य हो जाएगा। अनावश्यक में से आप अना हटा दो तो आवश्यक हो जाएगा। और अनिच्छा में से आप अनि हटा दो तो इच्छा हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे जो पहला शब्द है सफल, इसमें आ जोड़ के असफल हो गया। ऐसे ही हमारा जो अगला शब्द है दृश्य, उसमें आ जोड़ के अदृश्य कर दिया। और इसी तरीके से हमारे बाकी शब्द भी बने हुए हैं। अब देखिए आपने जो शब्द अलग किए हैं आपको इसके मतलब बताने होंगे। तो सफल का मतलब होता है कामयाब, दृश्य का मतलब होता है देखना, उचित का मतलब होता है सही, आवश्यक का मतलब होता है जरूरी, परिचित का मतलब होता है जानकार, और इच्छा का मतलब होता है कोई आपकी कोई चीज़ लेने की इच्छा है तो उसको हम क्या कहेंगे? इच्छा। ठीक है। चलो अगला प्रश्न है हमारा। वैसे तो संज्ञा होती है पर कभी कभी ये विशेषण का भी काम करती है, जैसे नीचे लिखे वाक्य में। इसमें ये कह रहा है कि वैसे तो जितनी भी संख्याएं होती है 1 2 3 वाली, ये मेरी संज्ञा होती है, लेकिन कुछ ऐसी भी संख्याएं हैं जो कि हमारे किसका काम करती हैं? विशेषण का काम करती हैं। और ऐसी संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं संख्यावाचक विशेषण। ठीक है। यहाँ पे है, यहाँ पे दिया भी हुआ है। इन वाक्यों में रेखांकित शब्द साल संज्ञा के बारे में विशेषण जानकारी दे रहा है, इसलिए संख्यावाचक विशेषण है। मतलब ये कि भाई संख्यावाचक विशेषण किसको कहते हैं? संख्यावाचक विशेषण उन शब्दों को कहते हैं या उन विशेषणों को कहते हैं जो कि किसकी विशेषता बताएं, हमारी किसी संज्ञा की विशेषता बताएं और संख्या के तौर पर विशेषता बताएं। संख्यावाचक विशेषण का इस्तेमाल उन्हीं चीज़ों के लिए होता है जिन्हें गिना जा सकता है, जैसे 4 संतरे, 5 बच्चे, 3 शहर आदि। पर यदि किसी चीज़ को गिना नहीं जा सकता है तो उसके साथ संख्या वाले शब्दों के अलावा माप तोल आदि के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। ये कह रहे हैं कि भाई अब मान लो ऐसा कोई शब्द है जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे कि चीनी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते हो ना। तो चीनी के लिए हम संख्या वाले शब्द नहीं बल्कि माप तोल वाले शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है। तो संख्यावाचक परिमाणवाचक क्या होता है? फर्क समझ में आ गया? चलिए अच्छा, अब आपको यहाँ पे जो खाली जगह है ऊपर बॉक्स से चुन के उनको भरना होगा। जैसे कि 3 और खीर किस में आती? कटोरी में आती। तो यहाँ पे लिख दो 3 कटोरी खीर। 6 मीटर कपड़ा। ठीक है। 3 कटोरी खीर, 6 मीटर कपड़ा। तीसरा हो जाएगा 2 और कॉफ़ी, तो 2 कप कॉफ़ी होना चाहिए। चलो 2 प्याला है, 2 प्याला कॉफ़ी। चौथा है हमारा 1 और दूध है, दूध लीटर में नापते हैं तो 1 लीटर दूध। और 2 एकड़ ज़मीन, 5वां हो गया। और 1 ट्रक, छठा हो गया, 1 ट्रक रेत। 5 किलो बाजरा। और आखिरी हो गया 3 चम्मच तेल। तो इस तरीके से आपको इसको भर लेना है। कुछ करने को
अपनी लिपि के कुछ अक्षरों के बारे में जानकारी इकट्ठा करो जो अब प्रयोग में नहीं रहे। प्रचलित नए अक्षर जो अब प्रयोग में आ गए हैं। देखो इसमें ये कह रहा है कि आप जो भी लिपि बोलते हो उसके बारे में आपको कुछ जानकारी इकट्ठा करनी है। कैसी जानकारी इकट्ठा करनी है? जैसे कि उन अक्षरों के बारे में पता करो जिनका प्रयोग अब नहीं होता है, और फिर नीचे कह रहा है भाई उन अक्षरों के बारे में पता करो जो अभी प्रचलन में चल रहे हों। लिखित और मौखिक भाषा के हानि लाभ के बारे में दोस्तों के बीच चर्चा करो। अब ये कह रहे जो लिखित भाषा जो मौखिक भाषा है उसके क्या फ़ायदे नुकसान हैं, इन सब के बारे में दोस्तों के बीच में आपको चर्चा करनी होगी। तीसरा है अक्षर ध्वनियाँ स्वर और व्यंजन के प्रतीक होते हैं। जो अक्षर ध्वनि है वो जो अक्षर हैं वो ध्वनियों का प्रतीक होते हैं। उदाहरण के लिए हिंदी, उर्दू और बांग्ला आदि शब्दों में प्रत्येक अक्षरों के लिए उसकी ध्वनि निर्धारित है। अब ये कह रहे एग्जाम्पल के लिए जो भी हमारी लैंग्वेज हो गई, जैसे इंग्लिश हो गई, उर्दू हो गई, बांग्ला हो गई, इन सभी में जो हमारी ध्वनियाँ हैं वो हमारी अलग अलग होती हैं। कुछ चित्रों से भी संकेत व्यक्त होता है। अब ऐसे भी कुछ चित्र हैं जिनको देख के लगता है कि भाई कोई संकेत दिया जा रहा है। नीचे कुछ चित्र दिए हैं, यहाँ नीचे हमारे ऐसे कुछ चित्र दिए हुए हैं, उनके क्या संकेत हैं वो आपको बताने होंगे। तो पहले जो ऐसा वाला चित्र होता है इसका मतलब है कि आगे स्कूल है। इसका मतलब होता है कि ये साइकिल पाथ है, मतलब यहाँ साइकिल से लोग जा सकते हैं। इसका मतलब होता है राइट, और इस वाले का मतलब होता है लेफ्ट। ये हैं इनके आंसर। चलिए इसके बाद में आखिरी क्वेश्चन ये है, अपने आसपास के किसी एक मुख बधिर बच्चों के स्कूल में जाकर कुछ समय बिताओ और अपना अनुभव लिखो। इसमें ये कह रहा है कि आपके आसपास अगर कहीं जो गूंगे बच्चे होते हैं उनका स्कूल है तो आपको वहाँ जाना है, कुछ घंटे बिताने हैं, और फिर यहाँ पे आपको जो भी आपने समय वहाँ पे बिताया है उसका अनुभव लिखना होगा। तो ये तो हो गया हमारा आज का पूरा का पूरा चैप्टर। अगर आपके मन में इस चैप्टर से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल है तो आप मुझे नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना।